आज हम जानेंगे एयरवे मैनेजमेंट के बारे में कि एयरवे मैनेजमेंट क्या होता है, बेसिक से एडवांस तक कैसे जाया जा सकता है। यानी एयरवे मैनेजमेंट में सबसे पहले हम कोई भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम फेस मास्क क्यों लगाएं, अगर फेस मास्क लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं और कितना लीटर पे देना चाहिए हमको, प्राइमरी से लेके एडवांस तक जानेंगे। यानी एयरवे का पूरा फुल मैनेजमेंट आज हम लोग समझेंगे। यानी पेशेंट आया या नॉर्मल आया और किस किस कंडीशन में किस समय तक वो इंटूबेशन तक पहुंच सकता है और इंटूबेशन किस कंडीशन में करनी चाहिए और इंटूबेशन प्रोसीजर क्या है, कितना इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट क्या क्या लगता है, या कितना फ्लो लीटर है, ऑक्सीजन का फ्लो लीटर क्या है, FiO2 कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट को इक्विपमेंट यूज करेंगे। यानी फेस मास्क क्या है, फेस मास्क नेजल प्रो, यानी कोई भी चीज़ हम ऐसे इक्विपमेंट यूज करेंगे जो पेशेंट को नीड है। अगर पेशेंट को नीड है तभी यूज करेंगे, अन्यथा यूज नहीं करेंगे। अगर हम नेजल प्रोब के जगह अगर हम फेस मास्क यूज कर रहे हैं, अगर फेस मास्क की जगह हाई फ्लो यूज कर रहे हैं और हाई फ्लो की जगह अगर हम बाईपेप यूज कर रहे हैं तो यानी कहीं ना कहीं हम रॉन्ग गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि CO2 अधिक रिटेन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ेगी तो पेशेंट जो है बेहोशी की हालत में हो सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी से स्टार्ट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम एयरवे मैनेजमेंट के बारे में स्टार्टिंग से अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है कि व्हाट इज़ द एयरवे मैनेजमेंट। एयरवे मैनेजमेंट होता क्या है, इसको कैसे यूज किया जाता है, इसमें क्या क्या गोल होने चाहिए, इसका क्या टारगेट होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये पहला लाइन क्या बता रहा है कि एयरवे मैनेजमेंट जो है कीपिंग द एयरवे, एयरवे आपका एकदम क्लियर होना चाहिए और वो जो है पूरा ओपन होना चाहिए और ऑक्सीजन जो है डिलीवर्ड होना चाहिए किसके पास, लंग्स के पास, प्रॉपर वे में। नेक्स्ट देखा जाए एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिमूव होना चाहिए। यानी कि पेशेंट जो हवा ले रहा है अगर ये ट्रेकिया कहीं भी ब्लॉकेज है तो ये जो एयर है यानी O2 है वो यहाँ आके रिटेन करेगा और ये एग्जिट नहीं कर पाएगा तो CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं तो एयरवे का प्राइमरी मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट एयरवे मैनेज कैसे करें। यानी कि सबसे पहले हमको एयर या ट्रेकिया को क्लियर करना है, ओपन करना है, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचाना है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव बिल्कुल करना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रिमूव होगा, जब पेशेंट सांस ले रहा है और एग्जिट जो है वो प्रॉपर कर रहा है तब हम क्या समझेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा जो है ब्लड में कम है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या किए कि एयरवे, सबसे पहले हम क्या किए एयरवे को कीपिंग, फिर क्या किए ओपन ऑक्सीजन, जो भी हमारा जो लंग्स ऑक्सीजन ले रहा है उसको क्या करेंगे कि नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड हमको रिमूव करना है। टारगेट मेरा 3 सबसे पहले ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि गोल और टारगेट क्या होना चाहिए। गोल और टारगेट में सबसे पहले क्या करना है, पहले रखना है कि मेंटेन एयरवे पेटेंसी। आपका जो है एयरवे का पेटेंसी सबसे अच्छा मेंटेन होना चाहिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर ले रहा है तो एग्जिट भी करना चाहिए, अगर ऑक्सीजन ले रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है रिमूव करना चाहिए। इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेटर, यानी पेशेंट जो है एडिक्वेट अमाउंट में वेंटिलेटर आपको प्रोवाइड करना चाहिए। ये वेंटिलेटर नहीं, ये वेंटिलेशन है। यानी कि जिस माहौल में पेशेंट है उस कंडीशन में वहाँ पे अनुमानित ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए। नेक्स्ट परफेक्ट अगेंस्ट एस्पायरेशन, अगर पेशेंट अगर एस्पिरेट करेगा तो पेशेंट को प्रॉब्लम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एस्पिरेशन, ये एस्पिरेशन का मतलब होता है पेशेंट जो सांस की नली है, सांस की नली में फूड चले जाना इज कॉल्ड एस्पिरेशन। एस्पिरेशन से सबसे पहले बचना है। तो हमारा गोल क्या क्या हुआ, सबसे पहला गोल हुआ मेंटेन करेंगे एयरवे पेटेंसी को कि सही से एयरवे क्लियर है कि नहीं है। दूसरा क्या,
इंश्योर करेंगे एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन जो है डिलीवर्ड हो रहा है कि नहीं लंग्स में। नेक्स्ट इंश्योर करेंगे एडिक्वेट जो है वेंटिलेशन की सुविधा पेशेंट के पास है कि नहीं है। अगर एक रूम में 10 पेशेंट अगर हैं हमारे पास तो वेंटिलेशन की सुविधा प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड अगर छोड़ेगा तो वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर से दूसरा पेशेंट ले सकता है। इस कंडीशन में पेशेंट का कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट एस्पायरेशन से, यानी सांस वाली नली में हमको फूड पाइप में कोई फूड वाली पाइप से एस्पायरेशन यानी ट्रेकिया में कुछ ऐसा चीज़ न चला जाए ताकि लंग्स में निमोनिया हो जाए। यानी हमको ये ट्रेकिया को प्रिवेंट करना है किससे? एस्पायरेशन से। एस्पायरेशन का मतलब कि कोई भी फूड गोज टू ट्रेकिया। अगर कोई भी फूड पाइप से ट्रेकिया में अगर जा रहा है इसका मतलब एस्पायरेशन कर रहा है। अगर एस्पायरेशन किया तो ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी, ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी तो ऑक्सीजन की नीड पड़ेगी। अगर ऑक्सीजन की नीड हुई तो पेशेंट डिफरेंट कंडीशन से होते हुए टारगेट की तरफ पहुंच जाएगा और एडवांस इंटूबेशन तक पहुंच सकता है। तो इससे बचने के लिए मेंटेनेंस एयरवे पोटेंसी करें, इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन करें, इंश्योर एडिक्वेट वेंटिलेशन की सुविधा होनी चाहिए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एस्पायरेशन से बचने के लिए आपके पास इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे सक्शन होना चाहिए, सक्शन कैथेटर होना चाहिए। तो आगे देखेंगे कि आगे में क्या क्या मैनेज कर सकते हैं। एयरवे असेसमेंट, एयरवे असेसमेंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। एयरवे असेसमेंट में क्या होता है कि सबसे पहले हम लुक, फील और लिसनिंग यानी श्रोनिंग यानी जो घड़घड़ाहट की आवाज़ है वो बहुत ही सावधानी से आपको सुनना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है पेशेंट जो है टंग जो है वो उल्टा साइड में हो जाता है और पेशेंट का ऑक्सीजन घटने लगता है। क्यों? क्योंकि टंग जो है एयरवे को ब्लॉक कर दिया और एयर जो है प्रॉपर लंग्स में नहीं जा पा रहा, यानी अपना डिलीवर नहीं कर पा रहा है लंग्स के पास। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लॉकेज के कारण लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशेंट का जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा है वो भी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की मात्रा भी घट जाती है। तो इससे पहले हमको सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है? लुक करना है यानी देखना है। सबसे पहले क्या देखेंगे? फेशियल ट्रॉमा। कहीं पेशेंट को फेशियल ट्रॉमा तो नहीं है, या कहीं पेशेंट ऐसे कंडीशन में है कि फेशियल ट्रॉमा हो गया और एस्पिरेट करने लगा। या दूसरा चीज़ देख सकते हैं कि ब्लड और वोमिटिंग। अगर ब्लड लॉस हो रहा है यानी ओरल से ब्लड लॉस हो रहा है यानी ब्लीडिंग कर रहा है या फिर वोमिटिंग कर रहा है, इस कंडीशन में एस्पिरेट का चांस बढ़ जाता है। इस कंडीशन में भी पेशेंट को बहुत ही लुक टाइप का देखना पड़ेगा आपको कि पेशेंट को प्रॉपर वे में ये क्लियर है कि नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नेक स्वेलिंग, यानी ये जो गर्दन है यहाँ पे हम देखेंगे कि कहीं स्वेलिंग तो नहीं है, कहीं एडिमा तो नहीं है, किसी प्रकार का इंजरी तो नहीं है, या किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा तो निगल नहीं लिया जैसे कि वो ब्लॉक हो गया है और स्वेलिंग हो गया हो, या फिर किसी तरीके का इंजरी हो गया हो। नेक देखेंगे शॉर्ट नेक, यानी कुछ नेक ऐसे होते हैं जो ऐसे मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है कि ब्लॉकेज का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे फील। फील क्या करेंगे? फील मतलब हम चेस्ट का राइज देखेंगे कि जब सांस ले रहा है तो डायफ्राम एक्सपेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डायफ्राम एक्सपेंड नहीं हो रहा है तो फिर स्टार्ट द सीपीआर एंड चेक द कैरोटीड, स्टार्ट द सीपीआर, फिर वो दूसरा प्रोटोकॉल के हिसाब से हम चले जाएंगे। उसके बाद क्या देखेंगे? फिर देखेंगे लिसनिंग स्ट्रोनिंग, यानी हम लिसन सुनेंगे। स्ट्रोनिंग इसका मतलब होता है कि जब सांस लेते समय एक घड़घड़ाहट की आवाज़ आती है, इस कंडीशन में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, टंग जो है ऑब्स्ट्रक्शन करता है, टंग जो है उल्टा हो जाता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन करने लगता है। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन करेगा तो ट्रेकिया क्या करेगा? ट्रेकिया में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, उसके बाद लंग्स तक डिलीवर्ड नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या हो गया? कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, यानी इसी की वजह से टंग की वजह से कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, यानी
कि लंग्स के पास प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाना, इसका मतलब। अब इसमें यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पार्टिकल है जो ऑब्स्ट्रक्ट्स कर रहा है, यहाँ पे ट्रेकिया, ट्रेकिया को यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि पेशेंट जो है वो लंग्स डिलीवर नहीं हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कि डायफ्राम जो है ऊपर और नीचे की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये जब डायफ्राम एक्सपेंड होगा और ये डिक्रीज होगा इसका मूवमेंट, तो आपको सीन करना है, यानी आपको ये जो है फील करना है, यहाँ लुक करके, और चेस्ट आपको चेक करना है कि जो डायफ्राम है वो एक्सपेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में आप पहला लुक चेक कर लिए कि पेशेंट एयरवे मैनेजमेंट का पहला गोल मेरा क्या होना चाहिए, लुक, फील एयरवे और स्नोनिंग, यानी सुनना और देखना और फील करना। ये तीन चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है एयरवे असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या आएगा कि बेसिक एयरवे मैनेजमेंट में पोजिशनिंग हेड टिल चिल लिफ्ट, जैसे कि आप ये पेशेंट को देख रहे हैं, हेड टिल चिल लिफ्ट, ये चिल जो है वो लिफ्ट करके रखा है और हेड जो है वो टिल किया है, यानी यूज द अनकॉन्शियस पेशेंट विदाउट सर्वाइकल इंजुरी। अगर पेशेंट को सर्वाइकल इंजुरी नहीं है, इस कंडीशन में हमको एयरवे क्लियर करने के लिए ये प्रोसीजर को यूज करना चाहिए एयरवे मैनेजमेंट के लिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरीके का अगर सर्वाइकल इंजुरी है तो बिल्कुल ही ये पोजीशन न अपनाएं। क्यों? क्योंकि ये इंजुरी हो सकता है। अगर इस कंडीशन में अगर सर्वाइकल इंजुरी है तो आप यहाँ से ये प्रोसीजर अपना सकते हैं। ये जो सॉफ्ट ब्रेस पहनाया हुआ है, ये आप कॉलर पहना सकते हैं, सॉफ्ट ब्रेस कॉलर, यानी ये कॉलर पहना के आप पेशेंट को एयरवे मैनेजमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी चांस रहता है कि पेशेंट का कहीं इंजरी ना हो। इंजरी किस तरीके का हो सकता है, यानी पेशेंट का कोई भी चोट लगा हो या गिरा हुआ हो। इस कंडीशन में सर्वाइकल जो बोन होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है। इस कंडीशन में लोअर लिम्ब का जो कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्शन जो वो अब्सेंट हो जाए, यानी पैरालाइज्ड हो जाता है, हीमियोप्लेशिया हो सकता है, वन साइडेड वीकनेस हो सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में क्या आता है, नेक्स्ट में आता है सक्शनिंग। अब सक्शन का यूज कब है? सक्शन का यूज तब करेंगे जब पेशेंट वोमिटिंग कर रहा हो, ब्लड का वोमिटिंग कर रहा हो, ब्लड ओरल फ्रैक्चर हो, पैलेट फ्रैक्चर हो, या फिर ट्रॉमा हो, ट्रोमैटिक इंजरी हो, या फिर सेक्रेशन जो है ज़्यादा कर रहा हो, यानी जो सलाइवा है, सलाइवा का सेक्रेशन जब ज़्यादा हो जाता है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सक्शन करते हैं। इंडिकेशन इसका सक्शन का क्या क्या, तीन चीज़, वोमिटिंग, ब्लड का हो सकता है, या सेक्रेशन का किसी तरीके का हो सकता है, या फिर एब्डोमेन से HCl निकल सकता है, तो उसको वोमिटिंग में हम इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारा तीन तरीके का सक्शन मशीन होता है। एक होता है जो ये हॉस्पिटलाइज में पेशेंट के सामने लगा होता है, जिसमें हमको यहाँ पे कनेक्ट करके और डायरेक्ट वैक्यूम सक्शन से हमको सक्शन पेशेंट को कर सकते हैं। दूसरा होता है पीडियाट्रिक सक्शन। ये पीडियाट्रिक सक्शन लो वॉल्यूम प्रेशर का होता है। अब बात करेंगे कि नॉर्मल प्रेशर कितना होना चाहिए। हम सक्शन करते हैं तो कितना प्रेशर पे करना चाहिए सक्शन, यानी ये 70 to 300 mmHg तक करना चाहिए। लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब पेशेंट प्रॉपर अच्छा हो, किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, तब ये हम प्रेशर यूज करेंगे। यानी पेशेंट का कोई सर्जरी हुआ हो या फिर इंजरी हो, इस कंडीशन में सक्शन का प्रेशर ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि अगर सक्शन का ज़्यादा प्रेशर देने से क्या होगा कि सक्शन जो है प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करेगा, और सक्शन ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करने से ब्लड और लॉस हो सकता है, यानी वो क्लॉटिंग फैक्टर को डिफेक्ट कर सकता है। इसके बाद आती है ये सक्शन मशीन। ये सक्शन मशीन ये मैकेनिकल सक्शन मशीन है, यानी हम प्लग लगाएं और सक्शन मशीन यूज करने लगे। ये तब यूज करते हैं जब ये सक्शन मशीन आपके पास प्रेजेंट नहीं होता है। इस कंडीशन में हमको इसको यूज करना पड़ता है। अब देखते हैं एयरवे एडजस्टमेंट कैसे करें। एयरवे अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, हमारे पास सलाइवा सेक्रेशन हो रहा है,
पेशेंट हमारे पास अगर बेहोशी के हालत में है तो किस कंडीशन में हमको एयरवे मैनेजमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले आता है एयरवे मैनेजमेंट का ओरोफेरेंजियल एयरवे यानी ओपीए। ओपीए का मतलब होता है ओरल फेरेंजियल एयरवे। इसका इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में हम लोग देखते हैं कि अनकॉन्शियस पेशेंट में सबसे ज़्यादातर देखते हैं कि गर्डल एयरवे लगा के यूज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्रेशन ज़्यादा होते हैं। अगर सेक्रेशन ज़्यादा होंगे तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि गर्डल एयरवे यूज करते हैं। या फिर नो गैग रिफ्लेक्शन, अगर रिफ्लेक्शन कफ रिफ्लेक्शन अब्सेंट है तो इस कंडीशन में भी हम लोग गर्डल एयरवेज का यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है ओरोफेरेंजियल एयरवे। इसका कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कंट्रा इंडिकेशन में क्या होता है कि ये जो है कॉन्शियस पेशेंट में हम यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट कॉन्शियसनेस रहेगा तो ये बाइट करेगा और इससे डिफरेंट टाइप की कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, यानी बीपी बढ़ सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, रिस्पायरेशन रेट बढ़ सकता है और एस्पिरेट करने का भी चांस और बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा जो है वो निकल नहीं सकता है इसमें, और सलाइवा जो है नीचे की तरफ ट्रेकिया में जाने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। ये जो गर्डल एयरवे है ये डिफरेंट टाइप का आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पीडियाट्रिक से लेके एडल्ट तक यूज किया है, यानी यहाँ से हमको यहाँ तक यानी 6 नंबर तक। लेकिन नॉर्मल जेन्युइन यूज जो किया जाता है ये 3, 4 और 2 तक हम यूज करते हैं। पीडियाट्रिक में 0, 0 यूज कर सकते हैं, यानी हम अगर 5 साल का बच्चा है तो 1 नंबर का यूज कर सकते हैं, 10 साल का बच्चा है तो 2 नंबर का यूज कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा यानी 15, 20 या 25 या एडल्ट एडोलेसेंस तो जितना भी है वो 4 या 3 नंबर का हम यूज कर सकते हैं। रियर केस में 5 और 6 नंबर का हम लोग गर्डल एयरवे यूज करते हैं, यानी ओपीए ओरोफेरेंजियल एयरवे। तो हम देख लिए कि सबसे पहले एयरवे जो एडजस्टमेंट है कैसे किए, इंडिकेशन क्या रहा, अनकॉन्शियस पेशेंट रहा, नो गैग रिफ्लेक्शन यानी पेशेंट का कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, कोई जीसीएस पुअर है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में हम क्या किए, गर्डल एयरवे लगा लिए। क्यों? क्योंकि एस्पिरेट से बचने के लिए। कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अनकॉन्शियस पेशेंट को ही हम ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि नेजोफेरेंजियल एयरवे वो था गर्डल एयरवे यानी ओरोफेरेंजियल यानी माउथ के द्वारा लगाया जा रहा है, इसलिए उसको ओरोफेरेंजियल एयरवे कहा गया। और ये जो एयरवे है ये नेजल के थ्रू लगाया जाता है। इस कंडीशन में इसको इसलिए बोला जाता है नेजोफेरेंजियल एयरवे। ये भी डिफरेंट टाइप के आता है, यानी ये 20 नंबर, 24 नंबर, 28, 20, 26, 28, 20, 32, 36 यानी डिफरेंट नंबर का यूज करते हैं। ये भी सेक्रेशन को बचाने के लिए करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पैलेट में आ जाती है, यानी कोई स्वेलिंग हो गया है, यानी कोई इंजरी हुआ है उसके वजह से स्वेलिंग हो गया हो, या चोट लगने की वजह से स्वेलिंग हो गया हो, एडिमा प्रेजेंट हो, इस कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो सांस यहाँ से जो ऑब्स्ट्रक्शन यानी यहाँ से जो दबाव आ रहा है यानी ये ब्लॉक कर दे रहा है, इस कंडीशन में इस ट्यूब को लगा के यहाँ पे ऑक्सीजन पहुँच सकता है, इसलिए हमको इसको यूज करते हैं नेजल फेरेंजियल एयरवे को। इसका इंडिकेशन की बात करें तो इंडिकेशन में अगर कोई सेमी कॉन्शियस पेशेंट है यानी आधा बेहोशी के हालत में है और आधा कॉन्शियसनेस है, तो इस कंडीशन में इस पेशेंट को हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा, अगर गैग रिफ्लेक्शन प्रेजेंट है यानी कि ऐसे करने के बाद या सक्शन करने के बाद ओरल में कोई भी चीज़ इंस्ट्रूमेंट डालने के बाद वो रिफ्लेक्शन दे रहा है यानी रिप्लाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो सेमी कॉन्शियस है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं गैग रिफ्लेक्शन। अगर कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो कंट्रा इंडिकेशन इसमें क्या देखेंगे, कैसे पेशेंट को हमको नहीं लगाना है बिल्कुल ही। तो सबसे पहले स्कल अगर फ्रैक्चर है यानी कोई भी ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो गया या पैलेट इंजरी हो गया, फेशियल इंजरी हो गया, ट्रोमेटिक हो गया, इस कंडीशन में स्कल फ्रैक्चर हो जाता है, जिस कंडीशन में हमको ये यूज नहीं करना है नेजल फेरेंजियो एयरवे। या फिर सीवियर फेशियल ट्रोमा हो गया, हम आपको बताएं अभी कि अगर कोई भी इंजरी हुआ फेशियल से रिलेटेड तो इस कंडीशन में हमको नेजल फेरेंजियल एयरवे यूज नहीं करना है बिल्कुल। नेक्स्ट अब देखेंगे
इसके बाद आता है ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस। ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस में सबसे पहले क्या होता है कि हम अगर नेजल कैनुला लगा रहे हैं तो इसके जगह कोई कोई सिंपल मास्क यूज कर लेता है। सिंपल मास्क के जगह यूज करना होता है वो वेंचुरी मास्क यूज कर लेता है। अगर वेंचुरी मास्क यूज नहीं कर सकता तो वो हाई फ्लो मास्क यूज कर लेता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जितना अमाउंट में ऑक्सीजन हमको देना चाहिए उतना अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं दे पाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा दे देते हैं या उससे कहीं कम देते हैं। कम देंगे तो CO2 बढ़ जाएगा, ज़्यादा देंगे तो CO2 बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को डिफेक्ट होता है। स्टाफ या फिर कोई पैरामेडिकल या फिर कोई डॉक्टर को रिप्लाई तो नहीं कर सकता है, लेकिन पेशेंट को डिफेक्ट होता है। वो तो अपना सेफ्टी मैनेज कर लेते हैं लेकिन पेशेंट मैनेज नहीं कर पाता है। इस कंडीशन में ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि किस कंडीशन में हमको यूज कितना लीटर तक करना चाहिए। अगर नेजल कैनुला लगा हुआ है, अगर हमको 80% सेचुरेशन नॉर्मल आ रहा है SpO2, तो 1 से 6 लीटर में मैनेज कर सकते हैं नेजल कैनुला के थ्रू। सिंपल मास्क अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर 30 से 60% सेचुरेशन हमको मेंटेन करना है SpO2, तो 5 से 10 लीटर मेंटेन कर सकते हैं। अगर वेंचुरी मास्क है तो हम नॉर्मल यूज कर सकते हैं, वेरिएबल के हिसाब से अपने हिसाब से उसको फिक्स कर देंगे और एडजस्ट कर देंगे और ऑक्सीजन जो है वो मेंटेन हो जाएगा। या फिर नॉन ब्रीथेबल मास्क यूज कर सकते हैं 10 से 15 लीटर तक हम, और ऑक्सीजन 95% तक इसको हम डिलीवर कर सकते हैं। सबसे हाई आता है हाई फ्लो नेजल कैनुला, ये सबसे हाई होता है, इसमें 100% ऑक्सीजन हम डिलीवर कर सकते हैं। तो पेशेंट को सेचुरेशन के अकॉर्डिंग ही लगाना चाहिए। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि नेजल कैनुला में कितने लीटर डिलीवर्ड हो सकता है। यानी ये नेजल कैनुला है, नेजल कैनुला में 1 से 6 लीटर तक हम फ्लो रेट इसका दे सकते हैं मिनट में। और इस कितना सेचुरेशन मेंटेन कर सकता है, यानी 24 से 44 इतना मैनेज कर सकता है ऑक्सीजन। सिंपल अगर बात करें, सिंपल फेस मास्क नॉर्मल लगा देते हैं तो ये नॉर्मल भी 5 से 10 लीटर तक प्रोवाइड कर सकता है। ये कितना सेचुरेशन मेंटेन कर सकता है, यानी 35 से 60% ऑक्सीजन मेंटेन कर सकता है। अगर यही बात करें वेंचुरी मास्क की, ये वेंचुरी मास्क की अगर बात करें तो ये वेरिएबल है, यानी जितना हम देंगे उतना सेट कर सकते हैं, अपने हिसाब से अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर ऑक्सीजन 50% नीड है तो हम इसको सेट कर दिए, 50% ऑक्सीजन डिलीवर्ड हो गया, पेशेंट 100% आने लगा, तो ये फिक्स O2 हो गया, जितना फिक्स कर दिए। नेक्स्ट आ जाता है नॉन रिवर्टेबल, यानी नॉन रिब्रीथेबल मास्क जो होता है, ये क्या होता है, इसमें एक बैलून होता है, इसमें ये बैलून होता है, ये बैलून होता है। जब हम ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं तो ये बैलून फिल होता है, फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन डिलीवर करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये जो है 10 से 15 लीटर तक ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देता है। और ऑक्सीजन सप्लाई की बात करें तो ऑक्सीजन सप्लाई सबसे हाईएस्ट, यानी 95% तक ये डिलीवर कर सकता है, यानी मेंटेन करा सकता है। सबसे हाईएस्ट की बात करें कि सबसे हाईएस्ट किससे हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो है हाई फ्लो नेजल कैनुला। इससे ज़्यादा कोई इक्विपमेंट नहीं है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सके। ये अप टू 60 लीटर, यानी ये ऑक्सीजन 60 लीटर तक प्रोवाइड करवा सकता है और 100% ऑक्सीजन हम सेचुरेशन मेंटेन कर सकते हैं। अगर इसके बाद बात करें तो फिर इंटूबेशन या वेंटिलेटर, बाईपैप और सीपैप का यूज कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे कि एडवांस रिस्पिरेटरी सपोर्ट में क्या क्या यूज कर सकते हैं। एडवांस में हम देखेंगे कि अगर किस किस कंडीशन में हमको यूज करना चाहिए, यानी अभी हम देखें हाई फ्लो नेजल कैनुला और बाईपैप अभी तो यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी सबसे पहले हम इसके पिछले वाले में हम देखें तो यहाँ नेजल से 1 लीटर से और हम 60 लीटर तक यूज किए हैं। अब बात करेंगे कि 100 लीटर यानी 100% तक कैसे डिलीवर्ड होता है वो देखेंगे, और बाईपैप का यूज देखेंगे, सीपैप का यूज देखेंगे। तो एयरवे एडवांस सपोर्ट में हम सबसे पहले आता है हमारे पास ये
हाई फ्लो नेजल कैनुला, जो 6 लीटर आपको पिछले वीडियो में पीछे में अभी दिखाएं, पिछले वाले स्लैब में। उसके बाद आता है सीपैप। सीपैप में भी अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन दे सकते हैं और डिलीवर कर सकते हैं। वो पेशेंट को सपोर्ट भी करता है। बाईपेप बिलीबल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, सीपैप कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, ये कब यूज करते हैं? जब पेशेंट थोड़ा सा सपोर्टिव होता है, इस कंडीशन में सीओपीडी के लिए यूज कर सकते हैं। और ये बाईपेप भी हम लोग CO2 वाश आउट करने के लिए बाईपेप यूज कर सकते हैं। और बाकी मैकेनिकल वेंटिलेशन, जब हम पेशेंट इंटूबेट होता है उस कंडीशन में इंटूबेशन के बाद हम वेंटिलेटर का यूज कर सकते हैं। इसमें फुल वेंटिलेटरी सपोर्ट होता है। ये 100% हम ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं वेंटिलेटर से। तो हम सबसे पहले क्या जाने कि नेजल कैनुला, हाई फ्लो नेजल कैनुला, उसके बाद सीपैप। सीपैप से अगर मैनेज नहीं हुआ बाईपेप, बाईपेप पे नहीं मैनेज हुआ, फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे हम चले गए। मैकेनिकल वेंटिलेशन तभी यूज कर सकते हैं जब इंटूबेट हो, जब पेशेंट इंटूबेट हो। बिना इंटूबेट का पेशेंट हम ये वेंटिलेटर यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम जाने कि एडवांस सपोर्ट में क्या क्या है। ये 4 चीज़ें एडवांस सपोर्ट में है। उसके बाद क्या देखते हैं कि रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन करें। अगर ये सारी चीज़ें के बाद अगर पेशेंट इस चीज़ से कंफर्ट नहीं है, यानी 100% ऑक्सीजन, यानी 90 से ऊपर ऑक्सीजन मैनेज आपसे नहीं हो रहा है, तो इसके बाद हम इंटूबेशन की प्लान क्विकली करते हैं। तो जब हम क्विकली प्लान करेंगे तो रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन होना चाहिए, यानी कि आपके पास सोचने की शक्ति जो है वो बहुत 100 गुना फास्ट होनी चाहिए। और आपके पता होना चाहिए कि एयरवे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं है, फेलियर रिस्पिरेटरी में है, डिस्ट्रेस है, या फिर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की वजह से है, कार्डियक अरेस्ट है, ट्रोमा है, लो जीसीएस पेशेंट को है, यानी 8 से लो है अगर जीसीएस, तो हम इंटूबेशन का प्लान कर सकते हैं। कभी कभी जीसीएस क्या होता है कि ये लो यहाँ 5 होता है, लेकिन हम इंटूबेशन नहीं करते हैं। क्यों इंटूबेशन 5 पे नहीं कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि कभी कभी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में कभी कभी पेशेंट क्या होता है, एफएनडी में चला जाता है, फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में कभी कभी ये जो 5 है कभी कभी 3 हो जाता है। तो क्या इंटूबेशन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या सिम्टम होती है, क्या क्या कंडीशन होता है। इस वजह से आप इंटूबेशन नहीं कर सकते हैं। आपको, अगर आप इंटूबेशन कर रहे हैं तो हर एंगल से, यानी 360 डिग्री से, आपको हर एंगल से आपको इंटूबेशन का सोर्स पता होना चाहिए कि इंटूबेशन किस किस कंडीशन में करना जरूरी हो सकता है। पेशेंट गैस्पिंग कर रहा है, या पेशेंट सीओपीडी से आया है, नॉर्मल सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, अब ऑब्स्ट्रक्शन है, तो कोई स्टेरॉइड दिए तो नॉर्मल ठीक हो गया। अगर आप उस कंडीशन में कर दे तो पेशेंट को हार्मफुल पहुंच सकता है। तो इस कंडीशन में सावधानियां जरूर बरतें। तो सबसे पहले क्या आता है कि इसमें सबसे पहले हम यूज क्या करते हैं कि एयरवे प्रोटेक्शन देखते हैं। सबसे पहले एयरवे प्रोटेक्शन देखेंगे कि एयरवे प्रोटेक्शन हमको जरूरी है। रिस्पिरेटरी फेलियर, या पेशेंट कहीं रिस्पिरेटरी फेलियर में तो नहीं जा रहा है, धीरे धीरे सेचुरेशन जो है वो 90 आया, 85 आया, 80 आया, 75 आया, यानी धीरे धीरे जो सिचुएशन है फॉल हो रहा है। जो पेशेंट सेल में ऑब्जॉर्व करके ऑक्सीजन रखा है वो डिलीवर करके मेंटेन कर रहा है, और लेकिन धीरे धीरे जो है इस्चेमिक हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी हमको ध्यान देना है कि इंटूबेशन प्रिपेयर करें और तुरंत इंटूबेशन क्विकली करें। या फिर कोई पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया, एमआई आ गया, पेशेंट अरेस्ट हो गया और कैरोटिड अब्सेंट हो गया, फेमोरल अब्सेंट हो गया, तो फिर सीपीआर स्टार्ट किए। उस कंडीशन में सीपीआर देते हुए आप एडवांस लाइफ सपोर्ट का यूज कर सकते हैं और इंटूबेशन के लिए प्रिपेयर करके इंटूबेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है ट्रोमा। कभी कभी पेशेंट आरटी आया, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाला कोई पेशेंट आया, और आप चेक कर रहे हैं कि पेशेंट का कहीं इंटूबेशन ब्लॉक तो नहीं हो गया, इंटूबेट हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, कहीं एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है,
इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं कि कभी कभी इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता रहता है कि अगर नेजल ब्लीड है तो हमको इंटूबेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ओरल ब्लीड है तो हमको इंटूबेशन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ओरल ब्लीड है और कहाँ से ब्लीड है बिना पता लगाए आप इंटूबेशन लैरिंगोस्कोप अगर लगा रहे हैं तो आप हार्मफुल कर रहे हैं और ब्लीडिंग का चांस बढ़ा रहे हैं। इस कंडीशन में आपको और एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आप इंटूबेशन यूज कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्रिकोथायरोटोमी हो सकता है या ट्रेकियोस्टोमी का प्लान कर सकते हैं क्विकली। या अब नेक्स्ट देखें तो जीसीएस आपको बताएं, जीसीएस अगर लो है, जीसीएस 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। यानी जीसीएस की थोड़ा सा हम इसलिए नॉलेज देना चाहते हैं क्योंकि जीसीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पेशेंट की कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए। तो पेशेंट का कॉन्शियसनेस अगर हम देखा जाए तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यानी एक हो गया 3 और एक हो गया ये हो गया 3 से 8। अगर इसके बीच आया पेशेंट का तो ये इंटूबेशन मांग रहा है। अगर 8 से 10 आया तो इंटूबेशन की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये 13 है तो इंटूबेशन नहीं करना है। अगर यहाँ के बाद 15 है तो पेशेंट कॉन्शियसनेस है और एल्टर्ड सेंसोरिया में भी हो सकता है, यानी सेमी कॉन्शियस हो सकता है। तो सबसे पहले 3 से 8 देखेंगे। 3 से 8 के बीच में कोई भी अगर जीसीएस आ रहा है यानी 5 आ रहा है टोटल कैलकुलेट करके, आई वर्बल और मोटर, तो 3 आ रहा है तो हम क्विकली कर सकते हैं अगर पेशेंट का कैरोटिड प्रेजेंट है। या फिर 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 के बाद अगर जैसे 9 आ रहा है तो हम लोग कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि अगर इस कंडीशन में करें कि ना करें। अगर इस कंडीशन में कैसे करें, अगर 8 के बाद अगर 9 आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट का कंडीशन एसेस करिए। ये देखिए कि पेशेंट का कॉन्शियसनेस जो है 11 से या फिर 15 से धीरे धीरे घटा है या घटते जा रहा है या घटते घटते कहीं ऊपर नहीं आया। तो इस कंडीशन में आपको इंटूबेशन करना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटूबेशन है। क्यों? क्योंकि इंटूबेशन अगर नहीं करेंगे तो पेशेंट का कॉन्शियसनेस और घटता जाएगा और पेशेंट डी की ओर बढ़ते जाएगा, यानी डेथ की ओर वो बढ़ते जाएगा और स्टमक स्ट्रोक हो सकता है या फिर हाइपोक्सिया हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है बॉडी में। तो फिर ऑक्सीजन डिलीवर्ड हम लोग उतना कंडीशन में नहीं कर पाते हैं। अगर 10 आ रहा है तो हम लोग थोड़ा सा धैर्य रख सकते हैं कि पेशेंट स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। अगर हम देख लें कि घट रहा है तो करना ही है, लेकिन अगर धीरे धीरे बढ़ रहा है यानी 10 के तरफ आ रहा है, यानी 8 से 9 आ गया, 9 से 10 हो गया, तो इस कंडीशन में हमको इंटूबेशन थोड़ा सा अवॉइड करना है और अच्छे आगे की तरफ प्रोसेस के बारे सोचना है। या फिर 13 है और 15 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटूबेशन करने की ज़रूरत तो है नहीं। 15 में तभी इंटूबेट होता है जब पेशेंट को सर्जरी करना होता है या फिर है यानी कोई इंजरी हुआ हो या कोई प्लान हो या फिर कोई एनी सर्जरी का प्लान हो सकता है। इस कंडीशन में हम लोग वो करवा सकते हैं। तो इंटूबेशन का वो हो गया। ये इंटूबेशन का 2 टाइप हो जाता है, एक सर्जिकल नॉन सर्जिकल। तो हम लोग अभी इस कंडीशन में क्या देखें कि इस कंडीशन में जो है सबसे पहले हमको यही असेस करना है कि पेशेंट इंटूबेशन लायक है या नहीं है। कभी भी हमको इंटूबेशन क्विकली फास्ट नहीं करना है। तो सबसे पहले हम देख लिए कि एयरवे पोटेंशियल मेरा सही है, रिस्पायरेशन फेलियर में पेशेंट है या नहीं है, किस कंडीशन में एयरवे जो है वो फेलियर में माना जाता है, किस कंडीशन में एयरवे फेलियर में नहीं माना जाता है, तो ध्यान दें। फिर कैरोटिड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कैरोटिड प्रेजेंट है अगर तो ठीक है, एब्सेंट है तो फिर सीपीआर स्टार्ट किए और इंटूबेशन के लिए प्लान किए। नेक्स्ट ट्रोमा, लो जीसीएस यानी 8, ये हो गया आपका इंटूबेशन। ये प्रोसीजर है। अगर कहीं भी मान लीजिए ट्रोमेटिक इंजरी हो, यानी यहाँ पैलेट पे इंजरी हो या मैक्सिला टूटा फूटा हो, तो इस कंडीशन में जब आप लैरिंगोस्कोप लगाएंगे तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, लैरिंगोस्कोप और ही हार्मफुल कर देगा और इंजरी का चांस और बढ़ जाता है, ब्लीडिंग का चांस बढ़ जाता है। ब्लीडिंग का चांस बढ़ेगा तो ट्रेकिया में ब्लड जो है आसानी से पहुंच जाएगा। तो इस कंडीशन में भी पेशेंट को जान के खतरा हो सकता है। नेक्स्ट बात करें
नेक्स्ट की बात करेंगे इंटूबेशन। ये इंटूबेशन होता क्या है? इंटूबेशन तो हम पता कर लिए हैं कि इंटूबेशन क्यों क्यों करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं और ये क्या होता है, अब ये जानेंगे। इंटूबेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो हम कॉमनली यूज करते हैं एडवांस लेवल पे, यानी एयरवे मैनेजमेंट आपसे नहीं हो रहा है और हम एडवांस लेवल तक पहुंच गए हैं। अब एयरवे मैनेजमेंट हमको करना बहुत ही ज़रूरी है। इस कंडीशन में लास्ट ऑप्शन है एयरवे मैनेजमेंट का इंटूबेशन। तो इंटूबेशन में हम क्या देखते हैं कि इंडोट्रेकियल ट्यूब जो है कॉमनली एयरवे मैनेजमेंट के लिए प्रोटेक्ट जो है यूज किया जाता है प्रोसीजर के लिए, यूज टू कीप द एयरवे ओपन, ड्रॉ द ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन। ये वेंटिलेशन टू द पेशेंट हु कैन नॉट बी ब्रीथ एडिक्वेट और अदर फॉर्म। जब पेशेंट एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन लंग्स के पास डिलीवर्ड नहीं कर पाता है और ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होते जाता है पेशेंट का, इस कंडीशन में हमको इंटूबेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वही बता रहा है कि जो इनएडिक्वेट में वेंटिलेशन टू द पेशेंट हो, अगर पेशेंट सांस नहीं ले रहा है, कैन नॉट ब्रीथ, बिल्कुल ही सांस लेना नहीं है, वो सांस नहीं ले रहा है, तो इस कंडीशन में हम इंटूबेशन करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि डेफिनेशन में देखेंगे कि जो पेशेंट है कि क्या क्या इसमें रोल आता है। डेफिनेशन में इंटूबेशन इज द इंसर्शन ऑफ द एन इंडोट्रेकियल ट्यूब थ्रू द माउथ, यानी ओरोफेंजियल और नोज के थ्रू भी, दो चीज़ों के थ्रू कर सकते हैं, एक ओरल के थ्रू और एक नोज के थ्रू। ओरल के थ्रू करते हैं और ओरोफेरेंजियल एयरवे, और नेजल के करते हैं तो नेजल ट्रेकियल भी कर सकते हैं या फिर ओरो ट्रेकियल कर सकते हैं, जिसको ईटीटी बोलते हैं, इंडोट्रेकियल ट्यूब या नेजल ट्रेकियल ट्यूब भी बोल सकते हैं। तो जब पेशेंट इंडोट्रेकियल ट्यूब, इंटूबेशन क्या होता है कि एक इंडोट्रेकियल ट्यूब जो ट्रेकिया में इंसर्शन किया जाता है, इस कंडीशन को इंटूबेशन कहा जाता है। यानी कि जो इंटूबेशन, द इंसर्शन ऑफ द एंड इंडोट्रेकियल ट्यूब, एटीट्यूड भी हो सकता है, थ्रू द माउथ, माउथ के थ्रू भी इसको हम यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं ओरोट्रेकियल, यानी जिसको ईटी हम बोलते हैं उसको यही वाला ईटी है। और नोज के थ्रू जिसको बोलते हैं नेजल ट्रेकियल, इनटू द ट्रेकिया मेंटेन, ट्रेकिया जो ऑक्सीजन को मेंटेन करना है ट्रेकिया में पाइप डालकर, तो इस कंडीशन को इंटूबेशन कहते हैं। अब नीचे में ही आप देख सकते हैं कि ये पेशेंट एयरवे प्रोवाइड मैकेनिकल वेंटिलेशन एंड द प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सपायरेशन। इस कंडीशन में इंटूबेशन से एक और भी सुविधा होती है कि पेशेंट जो है एस्पिरेशन से बच जाता है। क्यों बच जाता है? क्योंकि जो है ट्रेकिया को ब्लॉक किया जाता है, इंटूबेशन करके ट्रेकिया को ब्लॉक कर दिया जाता है। और डिलीवर्ड अदर भी कंडीशन में क्या होता है कि आप ये देख सकते हैं, ये है, ये जब ट्रेकिया में जाता है तो ये बैलून को इन्फ्लाट किया जाता है, यानी इन्फ्लेट कर देंगे तो ये ट्रेकिया को ब्लॉक कर देगा। यानी ये ट्रेकिया को ब्लॉक कर दिया, ये अगर ट्रेकिया है तो ये ट्रेकिया को बैलून यहाँ से हम क्या किए कि हवा जो है सिरिंज से भरे 10 ml, तो ये क्या हुआ, यहाँ पे बैलून जो है वो ट्रेकिया को ब्लॉक कर दिया और ये प्रेशर देके यहाँ से एयर जो है वो नहीं जाएगा, ना ही एयर इधर से जाएगा और ना ही सलाइवा से जा सकता है। तो इस कंडीशन में एस्पिरेशन की जो हमारी संभावना हो जाती है वो संभावना कम हो जाती है और यहाँ से ऑक्सीजन चला जाता है लंग्स में। तो इस कंडीशन में इंटूबेशन जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो एस्पिरेशन से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है, अब देखिए ये इंटूबेशन का 2 टाइप होता है। इंटूबेशन का 2 टाइप क्यों बनाया गया? क्योंकि कभी कभी सर्जरी में हम इंटूबेशन करते हैं। अगर सर्जरी में इंटूबेशन करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, तो 2 तरीके से इंटूबेशन का डिवाइड किया गया, एक सर्जिकल एक नॉन सर्जिकल।
सर्जिकल में क्या होता है कि ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है, जिसको ट्रेकियोस्टोमी बोलते हैं। और ट्रेकियोस्टोमी अगर नहीं करना होता है तो क्रिकोथायरोटोमी किया जाता है। अगर क्रिकोथायरोटोमी नहीं हो रहा है तो ट्रेकियल नीडल इंजरी के थ्रू इंटूबेशन किया जाता है। ये अलग अलग चीज़ हम देखेंगे अभी डिटेल में। नेक्स्ट देखेंगे कि नॉन सर्जिकल जो भी इंटूबेशन होता है, जो हम अभी दिखाएं कि इंटूबेशन जो ट्यूब डाला जाता है वो नॉन सर्जिकल में है, यानी कोई भी चीड़ा फाड़ करके इंटूबेट नहीं किया जाता है, पाइप डाला जाता है। जिससे ये नेजल हो गया, नेजल अभी दिखाएं, ओरल हो गया, ये नेजल ट्रेकियल हो गया, जिसको ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद फाइबर ऑप्टिक। फाइबर ऑप्टिक कोई नहीं जानता है कि फाइबर ऑप्टिक इंटूबेशन क्या होता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम बताएंगे। ये हो गया ईटीटी, जिसको इंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेकियोस्टोमी देखेंगे। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है कि ट्रेकिया में एक कट लगाते हैं और गार्ड वायर के थ्रू ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है और वेंटिलेटर से कनेक्ट किया जाता है। लेकिन ये सोचना है कि ट्रेकियोस्टोमी यूज करते क्यों हैं। ट्रेकियोस्टोमी यूज तब करते हैं जब पेशेंट का इंटूबेशन फॉल हो जाता है या पेशेंट इंटूबेटेड हो और लॉन्ग टर्म उसको और भी इंटूबेटेड रहना हो। तो इस कंडीशन में इन्फेक्शन से बचने के लिए हमको ट्रेकियोस्टोमी का प्लान करना पड़ता है, यानी इन्फेक्शन से बच सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है क्रिकोथायरोटोमी। क्रिकोथायरोटोमी में जो थायराइड यहाँ पे होता है बोन, उसके बीच में कट लगा के एक नीडल के थ्रू गार्ड वायर डाला जाता है और उसमें इमरजेंसी, जो क्रिकोथायरोटोमी ये इमरजेंसी प्रोसीजर है जब पेशेंट सांस नहीं लेता है, इस कंडीशन में हम यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट ट्रेकियल नीडल इंजरी, जब पेशेंट बहुत ही इमरजेंसी, यानी ये भी फेल हो गया और ये भी फेल हो गया, यानी ये भी फेल हो गया, ये भी फेल हो गया, तब हम आते हैं नीडल ट्रेकियल इंजरी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नीडल ट्रेकियल इंजरी में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्यों, क्योंकि ये फॉल हो गया, ये फॉल हो गया, हमसे क्रिकोथायरोटोमी नहीं देखा गया, ये नहीं देखा गया, लेकिन ये ऐसा कंडीशन है जो हमको एक निडल के थ्रू गार्ड वायर डाल के हमको ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। यानी कोई भी ब्लॉकेज है, अगर ऊपर में कोई ब्लॉकेज आ रहा है, ओरल में आ रहा है, ट्रेकिया के अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के वजह से कभी कभी स्वेलिंग हो गया, शॉर्ट थ्रोट हो गया, तो इस कंडीशन में अगर नहीं जा रहा है और इंटूबेशन भी इम्पॉसिबल है, यानी नहीं हो सकता है, ट्रेकियोस्टोमी भी उस कंडीशन में तुरंत नहीं हो सकता है। इस कंडीशन में प्राइमरी हमको क्या यूज करना है एडवांस लेवल तक कि ट्रेकियल नीडल इंजरी करना है। एक नीडल लेना है और ट्रेकिया के बीच में इंसर्ट करना है, अगर एयर प्रेजेंट है तो गार्ड वायर डाल के हमको स्टार्ट कर देना है ऑक्सीजनेशन। ये नेजल ट्रेकियल अभी बताएं कि नेजल के थ्रू जो इंडोट्रेकियल ट्यूब में डाला जाता है ट्रेकिया में, उसको नेजल ट्रेकियल बोलते हैं। ओरल के थ्रू डाला जाता है ईटीटी, इंडोट्रेकियल ट्यूब तो ओरल बोला जाता है, नेजल के थ्रू यही हो गया। फाइबर ऑप्टिक एक ऐसा कंडीशन होता है, उस कंडीशन में पेशेंट को इंटूबेशन करना होता है जब कैमरे के द्वारा या फिर फाइबर ऑप्टिक यानी लेजर के द्वारा कैमरे के थ्रू देखते हुए हमको अंदर जाना होता है और इंटूबेट पेशेंट को करना होता है। या कोई एक लंग्स में फाइबर ऑप्टिक का कॉमन यूज क्या है कि जब एक लंग्स को ब्लॉक करना है, एक लंग्स को चालू करना है, किस कंडीशन में, जब कभी कोई सर्जरी हो रहा हो, इस कंडीशन में एक लंग्स को हमको ब्लॉकेज करना है, तो इस कंडीशन में फाइबर ऑप्टिक का यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि एक लंग्स के पास कैमरे से देख के हमको लगाना होता है, तो उसमें आसानी से हम यूज कर सकते हैं और ट्यूब को एक ही लंग्स में हम लोग इंसर्ट कर देते हैं और एक लंग्स में ब्लॉक कर देते हैं, यानी सर्जरी के लिए या फिर कोई प्रोसीजर होने के लिए या फिर थोरेसिक सर्जरी के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट में ये इंडोट्रेकियल ट्यूब देखें। इसको डिटेल से अगर देखना है तो डिटेल में देखेंगे कि ये जो है ट्रेकियोस्टोमी क्या है। ट्रेकियोस्टोमी क्या है कि यह सर्जिकल ओपनिंग है इनटू द ट्रेकिया, विंड पाइप का ओपनिंग करना। यूजली परफॉर्म कैसे करते हैं,
इन ऑपरेशन रूम, अगर ऑपरेशन रूम आपके पास है, माइनर ओटी है, तो उस कंडीशन में भी आप उसमें ले जाके कर सकते हैं। या नीड लंग्स, जो लॉन्ग टर्म के लिए, यानी अभी हम बताएं कि पेशेंट को इंटूबेशन के लिए 7 से 8 दिन हो गए इंटूबेटेड, अगर लॉन्ग टर्म रहना है उसको, कोई कैसा कंडीशन है जो लॉन्ग टर्म रखना है हमको, तो इस कंडीशन में भी हमको ट्रेकियोस्टोमी करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर द ओपन द सर्जिकल ओपनिंग इनटू द ट्रेकिया विंड पाइप, ये विंड पाइप को ओपन करके, ये विंड पाइप को ओपन करके यूजली जो परफॉर्म किया जाता है ऑपरेशन रूम में या फिर आईसीयू में भी कर सकते हैं। पेशेंट क्या करता है कि नीड अ लॉन्ग टर्म के लिए एयरवे मैनेजमेंट करने के लिए, तो ये होता है ट्रेकियोस्टोमी, ये होता है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ये होता है बैलून उसका, और ये होता है इन्फ्लेट करने के लिए, और ये होता है हैंग करने के लिए, यानी बांधने के लिए, यानी टाई करने के लिए। अगर हम ऐसे पेशेंट में देखें तो ये जो है, ये ट्रेकिया, और यहाँ से ट्यूब जो है ट्रेकिया में इंसर्ट किया गया है, और यहाँ से वेंटिलेटर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर इस तरीके में देखें तो ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब हो गया, ये पहले बैलून हो गया, ये कफ हो गया जो ब्लॉक करता है, और ये एयर एस्पायरेशन, एयर लीकेज को मेंटेन करता है, यानी यहाँ से एयर ना इधर जाने देता है ना भी इधर जाने देता है, या फिर एस्पायरेशन यानी कोई भी सलाइवा अंदर नहीं जाने देता है, और ये हो गया ट्रेकिया। इस कंडीशन में देख लिए हैं। इसके बाद देखेंगे कि क्रिकोथायरोटोमी, क्रिकोथायरोटोमी क्या होता है, ये भी एक तरह का इमरजेंसी ही है। इमरजेंसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको देखना है कि क्रिकोथायरोटोमी कब करेंगे, जब हम इमरजेंसी कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है कि क्रिकोथायरोटोमी करना है। क्रिको मतलब कट लगा के, थायरोटोमी यानी थायरॉयड में कट लगा कर, और हमको एक इंसर्ट करना है ट्यूब, और उसके थ्रू वेंटिलेटर से यानी कनेक्ट कर देना है, यानी ऑक्सीजन सप्लाई कर देना है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन मेंटेन हो जाए, पेशेंट स्टेबल हो जाए। इस कंडीशन के लिए प्रोसीजर फास्ट किया जाता है, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता है। एक नीडल लिए, यहाँ पे निशान बनाए, ये थायरॉयड बोन के लिए, और ये ट्रेकिया, पहली ट्रेकिया के बीच में यहाँ से इंसर्ट किए। ये एक प्रोसीजर होता है, कोई भी किसी को करना नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे, ये आपको जो बोन दिख रहा है, यहाँ पे कट लगा है, और ये नीडल जो है यहाँ पे डालें, और गड वायर के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर दिए इंटूबेशन वाला पाइप, ताकि पेशेंट जो है स्टेबल हो जाए और सेचुरेशन मेंटेन हो जाए। तो इसमें अगर क्रिकोथायरोटोमी देखें तो इमरजेंसी प्रोसीजर, ये बहुत ही इमरजेंसी प्रोसीजर होता है। वेयर एन ओपनिंग इन द मेड थ्रू द क्रिकोथायरोड, ये जो थायरॉयड है, क्रिकोथायरॉयड जो बोन है, उसके ऊपर ही उसको ओपन किया जाता है। मेम्ब्रेन जो है, ये जो यहाँ दिख रहा है मेम्ब्रेन, इसको ओपन करके डाला जाता है टू द इंसर्ट द ब्रीथिंग ट्यूब। ब्रीथिंग ट्यूब यानी ईटी ट्यूब डाल सकते हैं, या पतला ट्यूब आता है ईटी का, वो डाल सकते हैं। और उसके बाद इन द लाइफ थ्रेटनिंग, ये लाइफ का बहुत ही थ्रेटनिंग यानी इमरजेंसी कंडीशन में डाला जाता है। आपको सबसे पहले हम बताएं कि ये तभी यूज करते हैं जब इमरजेंसी कंडीशन हो, यानी पेशेंट सांस लेने रोक दिया हो और सेचुरेशन धीरे धीरे घटते जा रहा हो, तभी हम ये यूज करते हैं। मेम्ब्रेन पे ऊपर कट लगाएं, और ब्रीथिंग ट्यूब जो है, दिस इज अ यूज लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन व्हेन अदर मेथड हैव फेल। जब अदर मेथड फेल हो जाता है तब हम क्रिकोथायरोटोमी करने पड़ते हैं, इस कंडीशन में ऐसे। अब नेक्स्ट देखेंगे कि नीडल ट्रेकियल इंजरी क्या होता है। नीडल क्रिकोथायरोटोमी यानी नीडल थायरोटोमी का ही एक पार्ट है, जो नीडल क्रिकोथायरोटोमी इमरजेंसी एयरवे प्रोसीजर परफॉर्म द लास्ट रिसोर्ट इंटरवेंशन व्हेन द एंडोट्रेकियल इंटूबेशन एंड वेंटिलेशन हैव फेल, कैन नॉट ऑक्सीजनेटन सेचुरेशन। यानी जब पेशेंट इंटूबेट फेल हो जाए, ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं हो रहा हो लंग्स में, तभी हमको यूज ये करना है, अन्यथा नहीं करना है। अगर हमसे इंटूबेशन हो जा रहा है
तो ये हम प्रोसीजर नहीं कर सकते हैं, ये इमरजेंसी कंडीशन में ही यूज करना होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पेशेंट, ये नीडल है, यहाँ पे हम नीडल पे कट लगा के यहाँ एक छोटा और नीडल इंसर्शन कर रहे हैं ताकि आसानी से हो जाए। ये जो वीगो आता है, कैनुला जिसको बोलते हैं, या फिर इंट्रावेनस कैनुला जो होता है। अब देखेंगे कि इंटूबेशन में इंस्ट्रूमेंट क्या क्या लगता है, कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास प्रॉपर होना चाहिए और सही वे में होना चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में, और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये चीज़ जानना। क्योंकि आपके पास जब इंटूबेशन करते समय अगर एक चीज़ नहीं हो, उस कंडीशन में पूरे टीम को वो सफ़र करना पड़ता है जो प्रॉब्लम कभी ना सोचा हो। इसलिए आप एक एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखें, और वो चीज़ इंटूबेशन के दौरान आपको होना ही होना चाहिए। एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक सारे को फेल कर सकता है। अगर आपके पास एक वोगी ना हो या फिर स्टाइलेट ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, इंटूबेशन फेल हो जाता है कभी कभी। या लैरिंगोस्कोप आप चेक नहीं किए और बल्ब जो है लाइट नहीं जल रही है, इस कंडीशन में भी इंटूबेशन फेल हो जाता है। या फिर सक्शन मशीन आपके पास नहीं है, प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में भी इंटूबेशन फेल हो जाता है। या फिर सब कुछ सही है और बेन सर्किट नहीं है आपके पास, सब कुछ सही है, अम्बू मास्क नहीं है, सही प्रॉपर मास्क नहीं है, अम्बू बैग है मास्क नहीं है, साइज का मास्क नहीं है, इस कंडीशन में लीकेज होता है। प्री एब्सॉर्ब ऑक्सीजन कैसे करेंगे बॉडी में, ये भी कंडीशन होता है। तो सबसे पहले आता है पहला सोर्स ऑक्सीजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सबसे पहला सोर्स हमारे पास इंटूबेशन का, ऑक्सीजन प्रॉपर वे में आपको होना ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना ऑक्सीजन का इंटूबेशन असंभव है। यानी पेशेंट को प्रिजर्व कराने के लिए, और पेशेंट को प्रिजर्व इसलिए कराते हैं ताकि इंटूबेशन करते समय हम थोड़ा सा वेट कर लें, यानी 1 मिनट का भी कोई गैप हो जाए तो जो प्रिजर्व रहेगा ऑक्सीजन बॉडी में, वही ऑक्सीजन ब्रेन को भेजते रहेगा। अगर ऑक्सीजन इनएडिक्वेट में न रहे तो हम लोग इंटूबेशन जितना फास्ट कर सकते हैं उतना फास्ट करके ऑक्सीजन देना पड़ेगा। लेकिन ऑक्सीजन तो प्रिजर्व करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ये जानेंगे जब हम इंटूबेशन का प्रोसीजर पढ़ाएंगे, उसमें हम बताएंगे कि इंटूबेशन में क्या क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, किस किस बातों का ध्यान देना होता है, और इंडिकेशन क्या होता है, कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, किस कंडीशन में नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं, ये चीज़ जानेंगे। तो इसमें इक्विपमेंट के ऑक्सीजन सोर्स हमारे पास एडिक्वेट मात्रा में होनी ही होनी चाहिए। ये सोर्स बिल्कुल सही होना चाहिए और प्रॉपर वे में ऑक्सीजन आपके पास होना चाहिए। दूसरा आता है बैग, यानी अम्बू मास्क, यानी अम्बू बैग। अम्बू बैग वो बैग होता है जो पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में ऑक्सीजन प्रिजर्व किया जाता है बॉडी में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये होता है सक्शन मशीन। सक्शन मशीन आपके पिछले वाले में हम दिखाए थे सक्शन मशीन। ये आप सक्शन मशीन देखिए, ये होता है सक्शन मशीन। ये जो देखे थे ये आपका सक्शन मशीन होता है। ये सक्शन मशीन इसलिए यूज करते हैं, जब हमें इंटूबेशन करते हैं तो जो सलाइवा सेक्रेशन होता है वो ट्रेकिया में ना चला जाए, इसलिए हमको इस सक्शन मशीन के थ्रू उसको सक्शन करके खींच लेना होता है। ये मशीन वही काम करती है, इसलिए हमको सक्शन जरूरी होता है कि इंटूबेशन के दौरान सलाइवा या फूड का कोई ऐसा पार्टिकल जो ट्रेकिया में ना जाए या वोमिटिंग कर दे वो ट्रेकिया में ना जाए, इसलिए हमको सक्शन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सक्शन मशीन प्रॉपर यूज और वेंटिलेट वैक्यूम के साथ सही होना चाहिए। तो अभी हम देखें सक्शन मशीन। अब ये होता है यांक्योर सक्शन कैथेटर, यानी ये सक्शन कैथेटर होता है। सक्शन कैथेटर यानी वैक्यूम सक्शन सेट होता है जिसमें हम कनेक्ट करते हैं सक्शन मशीन से, और ये एक ट्यूब होती है और यहाँ से एक ट्यूब जो होती है वो पेशेंट के पास सक्शन करते हैं जिसके थ्रू, यानी ये वैक्यूम सक्शन से लेकर
और पेशेंट के पास तक की ट्यूब को वैक्यूम सक्शन सेट या फिर यांगपुर सक्शन सेट करते हैं। नेक्स्ट होता है फ्लेक्सिबल सक्शन कैथेटर, यानी जो सक्शन कैथेटर, यानी ये सक्शन कैथेटर, ये जो नॉर्मल कॉमन यूज होता है वो 14 नंबर, 16 नंबर, 12 नंबर और 10 नंबर एडल्ट के लिए यूज करते हैं। पीडियाट्रिक के लिए 6 नंबर से स्टार्ट होता है, 6, 6, 7, 8, 9, 10, यानी वो बहुत ही माइनर होता है, पतली होती है। अगर एडल्ट की बात करें तो कॉमनली 16 नंबर और 14 नंबर, 14 नंबर का ग्रीन कलर का होता है और 16 नंबर येलो कलर का होता है, यानी रेड रेड, थोड़ा थोड़ा रेड और पिंक कलर का हो जाता है। मतलब ऑरेंज कलर का प्रॉपर होना होता है और ग्रीन कलर का 14 नंबर का होता है। उसके बाद आता है लेरिंगोस्कोप। लेरिंगोस्कोप हैंडल, जो लेरिंगोस्कोप को पकड़ते हैं और इंटुबेशन करने के लिए, वो हैंडल को लेरिंगोस्कोप प्रॉपर सही होना चाहिए और बैटरी प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद आता है मैकिंग ब्लेड, यानी लेरिंगोस्कोप लगाने के लिए ब्लेड होना चाहिए। ये ब्लेड 0 से 4 नंबर तक होती हैं। एडल्ट के लिए नॉर्मल कॉमनली 3 या 4 नंबर की ब्लेड यूज करते हैं। पेशेंट का पैलेट देखकर या फिर माउथ देखकर इंटुबेशन समय ही आपको 2 ब्लेड जरूरी होता है रखने के लिए, या 3 या 4 नंबर। पीडियाट्रिक के लिए है तो 00 या फिर 01 रख सकते हैं। उसके बाद मैकिंग टोस हो गया। वीडियो लेरिंगोस्कोप, ये क्या होता है, कभी कभी पेशेंट का स्वेलिंग हो जाता है, इस कंडीशन में हमको जो है ट्रेकिया दिख नहीं पाती है, तो ट्रेकिया वोकल कॉर्ड देखने के लिए, विजुअलाइज के लिए हम वीडियो लेरिंगोस्कोप का यूज कर सकते हैं। इस कंडीशन में भी कभी कभी क्या होता है कि वीडियो से भी सेक्रेशन के वजह से जो कैमरे हैं उस पर फोकस नहीं हो पाता है, तो इस कंडीशन में कभी कभी फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमको बोगी या फिर स्टाइलेट का यूज़ करना होता है। उसके बाद देखेंगे ये होता है आपको लेरिंगोस्कोप, ये हो गया, ये हो गया ब्लेड और ये हो गया हैंडल, ये हो गया अम्बू मास्क, ये हो गया अम्बू मास्क, और ये होता है इंडोट्रेकियल ट्यूब। ये अम्बू मास्क आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अम्बू मास्क के बिना पेशेंट को ऑक्सीजन प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट में क्या क्या है। इंटुबेशन का नेक्स्ट इक्विपमेंट क्या है, इंडोट्रेकियल ट्यूब। ये ट्यूब हमको, अगर पेशेंट का उम्र जो है, अगर एज लो है, यानी कि 15-16 साल से स्टार्ट हो रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग ये इंडोट्रेकियल ट्यूब आप रख सकते हैं, यानी 2.5 से लेकर 9 नंबर तक, 9 mm तक आप रख सकते हैं बच्चों तक के लिए। लेकिन एडल्ट के लिए, एडल्ट के लिए अगर बात करें तो हम 6 नंबर, 6 से लेकर या 8.5 mm तक हम लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि जब आपके पास इंडोट्रेकियल ट्यूब यानी ईटीटी ट्यूब प्रॉपर वे में होना चाहिए और अकाउंट में होना चाहिए, यानी कि 6 नंबर से 8.5, यानी 6.5, 7, 7.5, 7.5, 8, 8.5, यानी इतना नंबर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। और ये क्वांटिटी में 2-2 होना चाहिए, क्योंकि अगर इंटुबेशन करते समय एक फॉल्स हो जाए या फिर कट हो जाए या फिर इनबैलेंस हो जाए, किसी वजह से वो ट्यूब खराब हो जाए, इस कंडीशन में आप वही वाले साइज दूसरा यूज कर सकें। नेक्स्ट की बात करें तो स्टाइलेट। स्टाइलेट क्या होता है, एक मेटल का ट्यूब होता है पतली सी, जो क्या होता है कि जब उस कंडीशन में हम लगाते हैं, ये स्टाइलेट अपने से सेट कर लेते हैं, यानी अगर घुमाना हो यानी मोड़ना हो तो बोगी के तरह हम लोग सेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये सेट कर सकते हैं। बुग्गी क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है और वो प्लास्टिक का होता है, लेकिन ये मेटल का होता है और अपने से सेट करना होता है। यानी इसमें हम लगाएं ऐसे स्टाइलेट को, अगर हमको इसको मोड़ना है तो इसको स्टाइलेट मोड़ सकता है, लेकिन बुग्गी है, बुग्गी नहीं मोड़ सकता है। क्यों? क्योंकि बुग्गी इसलिए नहीं मोड़ सकता है क्योंकि वो फ्लेक्सिबल है और वो
प्लास्टिक की होती है उसको फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन ये जो है स्टाइलेट जो मेटल का होता है ये फोल्ड हो सकता है। जिस तरीके से हम लोग अगर चाह रहे हैं कि इंटूबेशन में थोड़ा सा और ऊपर ट्रेकिया दिख रही है वोकल कोड, तो उस तरीके से हम लोग फोल्ड करके इंटूबेशन कर लेते हैं। ये हो गया। उसके बाद आता है बुग्गी। बुग्गी क्या होता है कि बुग्गी भी वही होता है जैसे स्टाइलेट होता है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है, ये फोल्ड नहीं होता है, ये स्ट्रेट होता है और इसके बीच में एक होल होती है, ये गैप होती है, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन कनेक्ट करे तो यहाँ ऑक्सीजन जाए, यानी ऑक्सीजन की कमी ना हो, तो बुग्गी के समय भी, इंटुबेशन के समय भी हम लोग यूज कर सकें। नेक्स्ट होता है 10 ml का सिरिंज। क्यों? क्योंकि इसको इन्फ्लाम करने के लिए, इसको इन्फ्लाम करने के लिए यानी इसको फुलाने के लिए, इन्फ्लेट करने के लिए हमको 10 ml का डिस्पो चाहिए, तो ये यूज करना है, 100% होना चाहिए। उसके बाद वाटर सॉल्यूशन लुब्रिकेंट, यानी लॉक्स की बात करें, लॉक्स 2%, लॉक्स 2% है ना, लिग्नोकैन, लिग्नोकैन आता है जेली 2%। लेली जेली जो होता है वो 2% लिग्नोकैन में आता है, उसको हमको यूज करना कहाँ करना है, यहाँ टिप पे। क्यों? क्योंकि हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट का कोई इंटुबेशन करते समय कोई फ्रिक्शन के वजह से ब्लीडिंग ना हो जाए, यानी स्किन फ्रैक्चर ना हो जाए, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जेली। नेक्स्ट आता है मैजिल फोर्सेप। मेजिल फोर्सेप क्या होता है? मेजिल फोर्सेप कभी कभी इंटुबेशन नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में ये एक सीजर जैसी होती है, जैसे कैंची होता है वैसे पकड़ने वाला होता है, लेकिन इसमें स्पंज होल्डर जैसे होता है और उससे पकड़ के हमको इंटुबेशन करना पड़ता है, ट्यूब को पकड़ के इंसर्शन करना होता है। उस कभी कभी क्या होता है कि ट्यूब सही से नहीं जा पाती है तो अंदर तक, या कभी इंटुबेट करते समय आपका टिथ जो है, दांत टूट गया और टूट के अंदर जाने वाला है, तो उस कंडीशन में निकालने के लिए मेजिल फोर्सेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, ओरोफेरेंजियल एयरवे यानी OPA, जो आपको दिखाए गार्ड वायर पिछले अभी स्लाइड में, वो गार्ड वायर होता है। गार्ड वायर कब यूज करते हैं? जब सेक्रेशन ज़्यादा हो जाए और ETT ट्यूब डल जाए, इंटुबेशन हो जाए और पेशेंट फाइट करने लगे, तो ट्यूब को काट ना दे यानी बाइट ना कर दे, तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, गडल एयरवे यानी OPA, ओरल फेरेंजियल एयरवे। उसके बाद आता है नेजल फेरेंजियल एयरवे, NPA। नेजल फेरेंजियल एयरवे क्या होता है? एडिक्वेट सक्शन करने के लिए हमको अगर ज़रूरी पड़े तो कैसे करेंगे? ऑक्सीजन अगर हमको इंटुबेट नहीं कर रहे हैं, हमको प्राइमरी पहले हमको नेजल के थ्रू ऑक्सीजन डिलीवर कर दें, उसके बाद इंटुबेशन करें, इस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, तो ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये माइनर यूज होता है। उसके बाद आता है ट्यूब होल्डर, यानी कि आपको टाई कैसे करना है, यानी कैसे उसको जो है बांधना है, जो इंटुबेट कर दिए, इंटुबेट के बाद जो है वो होल्ड कैसे करके रखना है, तो उसके लिए जो है इंटुबेशन होल्डर होना चाहिए, यानी ट्यूब होल्डर होना चाहिए, या फिर कोई ऐसा टेप जो है आपके पास जो उस पर चिपका सके। उसके बाद आता है इंड टाइडल CO2। जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को, अब ऑक्सीजन देने लगे, जब एग्जिट कर रहा है, तो इस कंडीशन में CO2 मापने के लिए हमारे पास कैप्नोग्राफी होना चाहिए, यानी कितना ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, ऑक्सीजन डिलीवर्ड हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बाहर निकल रहा है, रिटेन आ रहा है, तो ये इससे पता चलेगा। इसके बाद आता है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्यों यूज करते हैं, क्या यूज है स्टेथोस्कोप का? स्टेथोस्कोप का तब यूज है जब पेशेंट क्या होता है कि बाइलेटरल लंग्स में जब एयर प्रेजेंट है, तो इससे हम चेक कर सकते हैं कि बाइलेटरल में प्रेजेंट है कि नहीं है, यानी स्टेथो से हम चेक कर लिए कि लंग्स में कि बाइलेटरल में अगर प्रेजेंट नहीं है तो यानी कि इंटुबेशन सही से नहीं हुआ है। अगर बाइलेटरल में क्रैक साउंड या फिर जैसे हम सांस दे रहे हैं तो प्रेजेंट आ रहा है, साउंड प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सांस आ रहा है। अगर कभी कभी क्या होता है इंटुबेशन के समय ट्रेकिया में ना जाके
फूड पाइप में चला जाता है, इस कंडीशन में एब्डोमेन में आवाज़ आने लगती है। तो एब्डोमेन में भी हमको चेक करना होता है स्टेथोस्कोप से, ताकि पता चल सके कि कहीं पाइप जो है फूड पाइप में तो नहीं चली गई है इंटूबेशन वाली। उसके बाद आता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर क्या यूज करते हैं, हम देखते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की कभी कभी पल्स कितना है, कहीं कार्डियक अरेस्ट तो नहीं हो गया, पल्स डाउन तो नहीं हो गया, इस कंडीशन में हमको देखना होता है। फिर कार्डियक मोनीटर में ईसीजी ग्राफ देखना होता है, सेचुरेशन देखना होता है, कहीं सेचुरेशन धीरे धीरे डाउन तो नहीं हो रहा है। फिर उसमें ब्लड प्रेशर देखना होता है, कार्डियक में ही ब्लड प्रेशर आ जाएगा। इस कंडीशन में हम देखेंगे कि ब्लड प्रेशर मोनीटर कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख लिए, ये हो गया स्टाइलेट, ये हो गया लैरिंगोस्कोप विथ हैंडल, ये हो गया हैंडल, ये हो गया ब्लेड। उसके बाद ये हो गया ईटी ट्यूब, ये हो गया वेंटिलेटर। ये वेंटिलेटर जो है ये है वेंटिलेटर सर्किट किट, और ये है टेस्ट करने के लिए मास्क, यानी बैन सर्किट का बैलून है जिससे हम टेस्ट कर ले रहे हैं। ये हो गया आपको विजुलाइज लैरिंगोस्कोप यानी वीडियो वाला। और ये हो गया सक्शन कैथेटर, वो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया अम्बू मास्क विथ मास्क, अम्बू बैग विथ मास्क। ये मैजिल फोर्सेप, ये हो गया। इसी से हम लोग कोई भी टूथ अगर फंस रहा है तो इस कंडीशन में हमको इसको निकालना होता है, तो इसी मैजिल फोर्सेप से हमको निकालना होता है। थैंक यू सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम लाने वाले हैं प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्रोसीजर इंटूबेशन का कैसे करें, किस तरीके से करें, क्या क्या सावधानियां बरतें, और किस तरीके से होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और किस तरीके से होना चाहिए ताकि पेशेंट भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें और जल्दी से जल्दी रिकवरी हो जाए। थैंक यू एवरीवन।